ओके, मुझे बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है? एसटीडीआई होगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। हेडर फाइल, ओके। फिर हेडर फाइल के बाद हमारा प्रोग्राम एक फंक्शन से शुरू होता है जिसका नाम क्या है? मेन। ठीक मेन। है, मेन। अब देखो अपने को ना एक सिंपल एडिशन का प्रोग्राम करना है। जैसे मुझे बोला गया है कि दो नंबर हैं 10 और 20, इन दोनों का एडिशन करके प्रिंट करो। अब मुझे कौन बताएगा ये 10 और 20 ये दोनों कौन से टाइप के डेटा हैं? ये इंटीजर है कि फ्लोट है? इंटीजर डेटा है, करेक्ट है? इंटीजर। राइट, अब ये इंटीजर डेटा है। अब इंटीजर डेटा स्टोर करने के लिए अपने को इंटीजर वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सो मैं कुछ वेरिएबल बना रहा हूं। जैसे मैं वेरिएबल का नाम रख रहा हूं यहाँ पर ए, बी और सी। ठीक है, देखो मुझे करना क्या है, मुझे 10 जो है ये 10 एक वेरिएबल है, एक डेटा है। डेटा किसके अंदर स्टोर होता है? वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ ए नाम का, जिसके अंदर मैं 10 का वैल्यू स्टोर करूंगा। ठीक है, बट प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप लोग डायरेक्टली कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। ध्यान से सुनो सब लोग, आप लोग प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। आप लोगों को पहले ये बताना पड़ता है कि आप ये जो वेरिएबल बना रहे हो ये वेरिएबल कौन से टाइप का है। ये वेरिएबल आप जो बना रहे हो वो इंटीजर है कि फ्लोट है कि कैरेक्टर है, पहले आपको ये बताना पड़ता है प्रोग्राम में। ठीक है, सो कोई भी वेरिएबल आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। आप पहले बताइए ये वेरिएबल इंटीजर है कि फ्लोट है कि कैरेक्टर है। तो करेक्ट सही तरीका वेरिएबल बनाने का ऐसा है, इंट। आप आईएनटी इंट लगा के आप ये बता रहे हैं कंप्यूटर को कि मैं ये जो वेरिएबल ए बना रहा हूं ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? इंटीजर वेरिएबल। समझ में आया? आप डायरेक्टली किसी वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, आप पहले बताइए वो वेरिएबल क्या है, इंटीजर है कि फ्लोट है कि कैरेक्टर है। ठीक है, ऐसा लिखने से कंप्यूटर को ये समझ में आ जाता है कि ए एक इंटीजर वेरिएबल है, इसका मतलब अब हम लोग उसके अंदर इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली रखने जाएंगे वेरिएबल में तो अपने को ना एरर आता है, कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा कि ये वेरिएबल क्या है, इंटीजर है कि फ्लोट है। सिमिलरली अगर आप लोग कोई फ्लोट वैल्यू रखना चाहते हैं किसी वेरिएबल में, जैसे ए में मैं 10.2 रखना चाहता हूँ, सपोज 10.2 एक फ्लोट वैल्यू है, तो मुझे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वेरिएबल ए एक क्या है? फ्लोट है। उसके लिए आपको एक फ्लोट कीवर्ड दिया हुआ है, फ्लोट लिख के फिर वेरिएबल बनाएंगे। सबको समझ में आ गया इतना? यस सर। ओके, यस सर। बट ठीक है, हम लोगों को अभी एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको 10 और 20 ये वैल्यू स्टोर करनी है। अब ये दो इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर स्टोर करने के लिए मुझे कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सो मैं ऐसा लिखूंगा इंट ए कॉमा बी। ये लाइन सबको समझ में आई? राइट, यस सर। सर। इसका मतलब है कि मैंने दो वेरिएबल बनाए ए और बी, और ये दोनों भी वेरिएबल कौन से हैं? इंटीजर वेरिएबल्स। ठीक है, राइट। अब मुझे इन दोनों को ऐड करके एक तीसरे वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करना है ना, मुझे एक तीसरा वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा सी नाम का, करेक्ट? ठीक है, यस ओके। सर। अब हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन में देखा था कि हम लोग वेरिएबल का नाम थोड़ा प्रॉपर रखेंगे, हम लोग एबीसी नहीं रखेंगे। सो मैं बस एबीसी की जगह इन तीन वेरिएबल्स की जगह मैं थोड़ा प्रॉपर नाम रखता हूँ। मैं रखता हूँ नंबर वन, नंबर टू, और दोनों का एडिशन स्टोर करने के लिए तीसरा वेरिएबल में रखता हूँ, उसका नाम रखता हूँ सम। देखो आपने एबीसी रखा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, एरर नहीं आएगा आपके प्रोग्राम में, बट ज्यादा जस्टिफाई ये कर रहे हैं नंबर मतलब नंबर वन, इसको और शॉर्ट करना है तो आप इसको n1 कर दीजिए, n2 कर दीजिए, सम। ठीक है, ओके। तीन वेरिएबल बनाए मैंने पहले का नाम रखा है n1, दूसरे का नाम मैंने n2 रखा है, तीसरे का नाम मैंने सम रखा हुआ। अगले लाइन पे मैं n1 में 10 स्टोर करता हूँ। मैंने n1 में क्या वैल्यू स्टोर कर दी? 10। उसके अगले लाइन पर मैं सेकेंड वेरिएबल मेरे n2 वेरिएबल में मैं स्टोर कर रहा हूँ 20। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। अब इसके अगले लाइन पर मेरे पास n1 भी है, मेरे पास n2 भी है, अब मेरे को दोनों को स्टोर ऐड करके तीसरे वेरिएबल में स्टोर करना है, तो मैं ऐसा लिखूंगा सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2। दिस इज सिंपल मैथ्स, ओके? यस सर।
राइट। अब मेरे पास दो वेरिएबल है, एक में 10 है, एक में 20 है, दोनों को ऐड करके मैंने तीसरी वेरिएबल में आंसर भी सेव कर दिया है। अब मुझे बस इस आंसर को स्क्रीन पे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए हमारे पास सी में कौन सा फंक्शन अवेलेबल है? कोई भी वैल्यू प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन अवेलेबल है? printf, printf, करेक्ट। printf, printf डबल कोट्स। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं sum सम, अब मुझे बताओ कि अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो आंसर क्या आएगा? 30 आएगा कि सम प्रिंट होगा? sum प्रिंट सम होगा कि प्रिंट होगा 30 प्रिंट होगा? सम प्रिंट होगा। सम प्रिंट सम होगा प्रिंट होगा। some print, ठीक है, चलो इसको रन करते हैं। 30 प्रिंट होगा अब सबको पता है ना कि रन करने के लिए क्या करना पड़ता है? एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल। हमें कंपाइल एंड execute, compile run. and run. रन। ओके ओके, मैं कंपाइल एंड रन किया। देखिए आंसर क्या आता है? आंसर क्या आ रहा है हमारा? सम आ रहा है, sum सम आ रहा है। ठीक है, अब देखो सम आंसर क्यों आ रहा है? बिकॉज हमको ऑलरेडी पता है कि printf कैसे बिहेव करता है। printf एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम लोग डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट करता है। अगर मैंने डबल कोट्स में sum लिखा है तो वो स्क्रीन पे sum जाके प्रिंट कर देगा। ठीक है, printf को ये नहीं समझ में आता कि उसको वैल्यू प्रिंट करनी है। उसको क्या लगता है कि डबल कोट्स में लिखा है मतलब उसको एज इट इज स्क्रीन पे जाके वो मैसेज प्रिंट करना है। डबल कोट्स में लिखी हुई चीज एज इट इज स्क्रीन पे जाके प्रिंट हो जाती है। वो printf चेक भी नहीं करता आप क्या प्रिंट कर रहे हो। तो अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा तो ऐसा ही सेम टू सेम वही चीज जाके स्क्रीन पे प्रिंट होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने डबल कोटेशन में सम लिखा है तो स्क्रीन पे भी क्या प्रिंट होगा? सम प्रिंट होगा, वैल्यू नहीं प्रिंट होगी। ओके, ठीक है। अगर हमें वैल्यू प्रिंट करनी है तो हमें सम को, प्रिंटफ को ये बताना पड़ता है कि हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। फिर से सुनो, अगर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करनी होती है तो हमें प्रिंटफ को ये बताना पड़ता है कि हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, मैसेज नहीं, हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। उसके लिए सी लैंग्वेज ने हमें एक सिंटैक्स दिया हुआ है। ठीक है, देखो कैसा है सिंटैक्स है उसका। देखो सबको ये दिख रहा है ना? हाउ टू यूज Yes, sir. printf for printing a variable's value. हमें ये पता है कि हम लोग printf को मैसेज प्रिंट करने के लिए कैसे यूज करते हैं। हमें अभी बस ये देखना है कि हम लोग वैल्यू प्रिंट करने के लिए printf को कैसे यूज करेंगे। ध्यान से देखो, इसका सिंटैक्स ऐसा कुछ है। अगर आपको वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको printf को ऐसा लिखना होता है, printf पैरेंथेसिस डबल कोटेशंस, डबल कोटेशन में आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देने होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कॉमा, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद आपको एक कॉमा देना होता है। कॉमा के बाद आपको उस वेरिएबल का नाम प्रिंट करना देना होता है जिसकी वैल्यू आपको प्रिंट करनी है। ठीक है, ये मैं कोड में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स तीन, अभी के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स तीन है, क्योंकि हम लोग तीन टाइप की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं ना अभी के लिए। हम लोग या तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेंगे प्रिंटफ में, या तो हम लोग फ्लोट वैल्यू प्रिंट करेंगे, या तो हम लोग कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करेंगे। इन तीनों वैल्यूज के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स दिए हुए हैं। ठीक है, सो हियर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कैन बी, अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है %d। %d इट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग सम इंटीजर वैल्यू। अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप लोग कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं? %d। अगर आप लोग को कोई फ्लोट वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप लोग यूज करेंगे %f if you want to print some floating value, and if you want to print some character value you have to use %c if you want to print some character value। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। याद रखना इनको क्या बोला जाता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। specifier, ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन से फॉर्मेट की वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, इसलिए इनको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बोला जाता है। अब देखिए, अगर मुझे ये सिंटैक्स पता है तो अब मैं प्रॉपरली मेरा printf यूज कर सकता हूँ। देखो कैसे,
अब मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है सम की, ठीक है। अब देखो प्रिंट एफ, जॉइंट ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे सम की वैल्यू प्रिंट करनी है। सम एक इंटीजर है, राइट। तो मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा? डी परसेंट डी डी, करेक्ट। डी और फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा डबल कोट्स के अंदर होते हैं, प्लीज रिमेंबर। हाँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। देखो यहाँ सिंटैक्स में भी मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ही लिखा है। तो परसेंट डी लिख दिया मैंने। परसेंट डी से प्रिंटफ को ये समझ में आ जाएगा कि इसको कौन से फॉर्मेट की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। उसके बाद प्रिंटफ क्या बोलता है, कॉमा लगाइए, कॉमा लगाइए, कॉमा के बाद वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम ठीक है। कॉमा के बाद प्रिंटफ क्या बोलते हैं कि आप उस वेरिएबल का नाम लिखिए जिसकी वैल्यू आपको प्रिंट करनी है। तो हमें अभी कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है? सम की। सम कॉमा के बाद क्या लिखूंगा? सम। सम That's it. समझ में आया? दिस इज हाउ यू कैन यूज printf फॉर प्रिंटिंग अ वैल्यू। अब मैं रन कर रहा हूं ये कोड, सबने देख लिया कोड? रन करूं? यस सर ओके, यस सर। आया अभी आंसर 30? हाँ सर। ओके, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर रहा हूं इस कोड में। ये printf परसेंट डी से पहले मैं एक और printf लिखता हूं जिसमें मैं लिख रहा हूं द एडिशन इज। अब देखो मैंने दो printf लिखे हैं, मतलब 2 बार प्रिंट होने वाला है। पहले वाले printf में मैंने डबल कोटेशन में सिर्फ मैसेज लिखा है। पहले वाले printf में मैंने सिर्फ मैसेज लिखा है, तो मैसेज लिखा है तो एज इट इज एडिशन इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ओके। और दूसरे यस वाले printf में मैंने वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब मुझे बताइए आंसर क्या आएगा इसका? एडिशन इज एडिशन 30। इज Addition is 30 30. 30, करेक्ट, गुड, वेरी गुड। आया आंसर? यस सर। ठीक है। अभी मैं थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर रहा हूं हमारे इस प्रोग्राम में। अब देखो मेरे को क्या लग रहा है कि यार दो अलग अलग वैल्यू प्रिंट करने के लिए दो अलग अलग प्रिंटफ क्यों लिखना, मैं एक ही प्रिंटफ में इन दोनों को कंबाइन करता हूँ। ध्यान से देखो, मैं ऐसा प्रिंटफ लिखूंगा जो कि मैसेज और वैल्यू साथ में प्रिंट करेगा, ठीक है। देखो प्रिंटफ, पहले मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, एडिशन इज परसेंट डी कॉमा सम। अब मुझे बताओ ये सिंगल प्रिंटफ सबको समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है? देखो यस एडिशन सर इज एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे उसे परसेंट डी लिखेगा वो सम की वैल्यू को परसेंट डी की जगह प्रिंट कर देगा। तो मेरे को ये दो प्रिंटफ लिखने का जरूरत है अभी? नो। नो सर राइट, सो दिस इज आवर प्रोग्राम टू प्रिंट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। मैं इसको रन कर, आया आंसर? यस यस सर सर। ओके, और हम लोग ऐसा ही कुछ यूज करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है हमारा 2 नंबर का एडिशन करने का। ओके, तो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, मैं ये अपने क्लास में ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके, अब देखिए एक और चीज है यहाँ पे, हमारा ये जो कोड है ना, ये कोड हमारा थोड़ा यानी ये बहुत इनकम्प्लीट है, मतलब ये स्टैटिक है। मतलब कि अब अगर मेरे को बताओ, अगर मैंने ये प्रोग्राम मंडे को रन किया, मंडे को, तो आंसर क्या आएगा इस प्रोग्राम का? एडिशन इज 30। अगर मैंने इसको 30. एक साल बाद रन किया तो भी ये हमेशा आंसर क्या देगा? एडिशन इज 30, 30. बराबर है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो n1 n2 की वैल्यू है दे आर फिक्स्ड, दे आर फिक्स्ड, दे आर अनचेंजेबल। मैंने पहले से बता दिया कि मैं 10 और 20 का ही एडिशन कर रहा हूँ। ऐसे प्रोग्राम्स जो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू पे ही काम करते हैं इनको हम लोग स्टैटिक प्रोग्राम्स बोलते हैं, दे आर अनचेंजेबल। ऐसे प्रोग्राम हम लोग नहीं बनाते मोस्टली। हमारे प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं वो थोड़ा डायनामिक होते हैं। डायनामिक मतलब जिसमें यूजर रन होने के बाद हम लोग बोलते हैं कि नंबर एंटर करो किसका एडिशन करना है, जिसमें हम लोग रीड करते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स डायनामिक होते हैं और हमें ऐसे ही प्रोग्राम बनाने होते हैं। हम लोग देखो एटीएम मशीन में जाते हैं तो एटीएम मशीन में पूछते हैं ना एंटर योर पिन,
वो खुद अपने आप पिन ले लेता है क्या? नहीं, वो हमें इनपुट करने के लिए बोलता है। ठीक है, सो हम लोग बस अभी इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे, बट इस बार मैं n1 n2 की वैल्यू पहले से नहीं देने वाला। मैं रन होने के बाद पूछूंगा कि n1 की वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू क्या है, एंटर करो। मतलब मुझे इस प्रोग्राम में वैल्यूज को रीड करना है यूजर से। ठीक है, समझ में आया? इस बार हम लोग देखते हैं, हमको पता है कि हम लोग प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंटफ में। हमको अभी बस ये देखना है कि सी लैंग्वेज में रीड कैसे करते हैं वैल्यूज को। और प्रिंट करना जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे रीड करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको समझा ना क्या करना है हम लोग को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। अब Yes, रीड sir. करने के लिए, टू रीड अ वैल्यू or values in C, we have a function, we have a predefined function, Scanf. yes, called as Scanf. nf। अब predefined है, predefined बोल रहा हूँ मतलब ये किसी हेडर फाइल के अंदर लिखा होगा, राइट? अब ये फंक्शन भी which is also defined inside stdio.h, ये फंक्शन भी stdio के अंदर लिखा हुआ है। तो printf और scanf ये दोनों फंक्शन कौन सी हेडर फाइल के अंदर लिखे हुए हैं? stdio.h के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसका सिंटैक्स कैसा है। scanf एक ऐसा फंक्शन है जो सी में बना हुआ है सिर्फ वैल्यूज को रीड करने के लिए, वो प्रिंट कभी नहीं कर सकता। कभी भी scanf प्रिंट करने के लिए यूज नहीं करना है। प्रिंट करने के लिए printf बना हुआ है। scanf में कभी भी आप लोग scanf में ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज एन एरर। scanf एरर देगा, वो बोलेगा ये क्या कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको प्रिंट करना है तो printf यूज करो। scanf सिर्फ रीड करने के लिए बना हुआ है, और scanf को हमको रीड करते समय दो चीजें देनी पड़ती है। पहला तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हमें ऑलरेडी पता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर scanf को ये बताता है कि हम कौन से टाइप की वैल्यू रीड कर रहे हैं। कॉमा, कॉमा के बाद आपको scanf को उस वेरिएबल का एड्रेस देना पड़ता है जिस वेरिएबल में आपको वैल्यू पुट करनी है या रीड करनी है। ये जो एम्परसेंड है, जिसको हम लोग नॉर्मली एम्परसेंड बोलते हैं, इनको प्रोग्रामिंग में एड्रेस ऑफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एड्रेस ऑफ। Address of. सो अगर इफ आई एम राइटिंग एम्परसेंड ए, इसका मतलब ही आई एम राइटिंग एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो अगर मैं लिख रहा हूँ एम्परसेंड ए, इसका मतलब भी मैं क्या लिख रहा हूँ? एड्रेस ऑफ ए लिख रहा हूँ। ठीक है, अरे कॉल उठा रहा हूँ ना, हेलो। ओके, ठीक है, तो ये सिंटैक्स है हमारे scanf का। आपको ऐसे ही वैल्यू रीड करनी होती है। अगर ये समझ गया तो हम लोग अभी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, जिसका sir. छूट गया है पहले का पार्ट, या फिर जिसको आवाज बीच में ऐसा हो रहा है, वो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा। ओके, देखो अभी हमको सेम एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। हम लोग को सेम एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, बट इस बार n1 और n2 की वैल्यू मैं पहले से नहीं दूंगा, मैं रीड करने वाला हूँ। अब देखिए हमारा प्रोग्राम कैसा रहेगा। मैंने 3 वेरिएबल बना दिए, n1 n2 और सम। अगले लाइन पे मैं printf यूज करता हूँ, बस यूजर को मैसेज देने के लिए कि उसको करना क्या है। जैसे हम लोग एटीएम में जाते हैं तो पूछता है ना एंटर योर पिन, तभी तो हमको समझ में आता है ना कि हमें पिन एंटर करना है। वैसे ही सिमिलरली मैं यहाँ पर एक मैसेज दे रहा हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ n1। ठीक है, ऐसा लिखने से क्या होगा, एटलीस्ट रन होने के बाद स्क्रीन पे मैसेज आएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ n1, ताकि हमको समझ में आएगा, या जो भी हमारा प्रोग्राम यूज कर रहा है उसको समझ में आएगा कि उसको यहाँ पे n1 का वैल्यू एंटर करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ तो भी मैसेज आएगा। सबको समझ में आया ये? Yes, sir. ओके, अब ये मैसेज देने के Yes, बाद, sir. मैसेज देने के बाद मुझे वैल्यू रीड करनी है। रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन दिया हुआ है हमें? scanf। Scanf. scanf का, Scanf. scanf का देखो सिंटैक्स कैसा है। scanf को सबसे पहले क्या देना पड़ता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर।
अब मुझे बताओ हम लोग को वैल्यू किस में रीड करनी है, n1 में। n1 एक इंटीजर है, तो स्कैनफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा, %d, D. D. राइट। उसके बाद स्कैनफ क्या बोलता है, कॉमा दो, कॉमा देने के बाद स्कैनफ क्या बोलता है कि आप उस वेरिएबल का एड्रेस दो जिसमें आपको वैल्यू रीड करनी है। ओके, सो यहाँ पे मैं एड्रेस ऑफ, हाँ क्या दूंगा, एड्रेस ऑफ किसमें वैल्यू रीड करनी है अपने को, Sum. Sum. n1, Sum. n1 n1 में वैल्यू रीड कर रहे हैं ना हम लोग, Yes, sir. वो सम तो निकालना है, कैलकुलेट करना है सम, हम लोग n1 को रीड कर रहे हैं। अब n1 जैसे रीड किया वैसे ही मैं किसको रीड करूंगा, N2. N2. n2 को रीड करूंगा। N2. इस बार स्कैनफ, क्योंकि n2 भी एक इंटीजर है इसलिए फॉर्मेट क्या आएगा, %d, D. D. एड्रेस ऑफ, D. N2. गुड, N2. ठीक है। पहले वाले प्रोग्राम में देखो मैंने n1 n2 पहले से दिए हुए थे 10 और 20, इस बार मैं पहले से वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, इस बार मैं स्कैनफ में रीड कर रहा हूँ n1 और n2, ठीक है। अभी मेरे पास n1 n2 आ गए, अगला प्रोग्राम बाकी का स्टेप पता है, जो भी n1 और n2 की वैल्यू रहेगी ये दोनों ऐड होके सम में जाएगा, और अगले लाइन पर मैं प्रिंटफ कर दूंगा द एडिशन इज %d, सम। सबको समझ में आया कोड, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। ध्यान से देखो, मैं इस पे काफी प्रोग्राम्स देने वाला हूँ करने के लिए। सो ये हमारा परफेक्ट कोड है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखो वो पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n1। देखो यहाँ पे तुम सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा हुआ है, दिख रहा है, Yes, sir. ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे ये स्कैनफ जो है ना हमने जो लिखा है, ये स्कैनफ यहाँ पर वेट कर रहा है कुछ एंटर करने का। अब सपोज मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया यहाँ पर 100, अब ये 100 स्कैनफ रीड करेगा और किसके अंदर स्टोर कर देगा, हमारे n1 के अंदर जाके स्टोर कर देगा। ओके, एंटर। अब देखो एंटर द वैल्यू ऑफ n2 के बाद अब दूसरा वाला स्कैनफ जो है वो यहाँ पर वेट कर रहा है। मैंने डाल दिया सपोज 123, मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, मैं जो भी एंटर करूंगा वो n2 में जाएगा। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ये दोनों वैल्यूज सम में जाएगी और सम प्रिंट हो जाएगा। आ गया, एडिशन इज 223। सबको कोड समझ में आया, ठीक है। अब ये प्रोग्राम Yes, जो है, sir. ये प्रोग्राम मेरा डायनामिक है। डायनामिक क्यों, क्योंकि मैं कोई भी दो वैल्यूज का एडिशन कर सकता हूँ। पहला वाला प्रोग्राम सिर्फ 10 और 20 का एडिशन कर रहा था, ये प्रोग्राम कोई भी मैं वैल्यू एंटर करूंगा उसका एडिशन कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. ओके, बट देखो हम लोग क्योंकि इंटीजर्स में रीड कर रहे हैं ना, तो हम लोग डेसिमल वैल्यूज नहीं एंटर कर सकते। देखो जैसे मैंने कोई डेसिमल वैल्यू एंटर कर दी, मेरा प्रोग्राम बंद हो गया एकदम से। तो अगर आपको डेसिमल वैल्यूज रीड करनी है तो क्या चेंजेस करोगे, इंटीजर की जगह क्या ले लोगे, Float. Float. Floating. और %d की जगह क्या ले लोगे यहाँ पर, Percent F. Dash F. F. ठीक है। बस इतना याद रखना पड़ेगा। अब मैं डेसिमल में भी वैल्यू एंटर कर सकता हूँ, है आंसर। देखो फ्लोट लेने का एडवांटेज क्या है कि फ्लोट जो है ना वो इंटीजर में भी वैल्यू ले लेगा, लेकिन इंटीजर फ्लोट में वैल्यू नहीं ले सकता। देखो उसने अपने आप 9.00 कर दिया उसको। इंटीजर में आप लोग फ्लोट वैल्यू नहीं एंटर कर सकते, लेकिन फ्लोट में आप इंटीजर वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो समटाइम्स इट इज बेटर कि आप फ्लोट लो, क्योंकि वो दोनों वैल्यू ले लेता है। ओके, ये अभी समझ में आया जो भी मैंने बताया है। नाउ दिस इज आवर प्रोग्राम टू ऐड टू एनी numbers using scanf. ओके, अब कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए, वो करने के बाद मेरे को फोटो खींच के सब लोग इंडिविजुअल भेजना, ग्रुप में मत डालना। पहला प्रोग्राम जो है वो आपका ये है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं सैंपल इनपुट आउटपुट बता रहा हूँ कैसा आना चाहिए, ठीक है। इसका आउटपुट ऐसा आना चाहिए। मैं रन करने पे प्रोग्राम मुझे पूछेगा एंटर लेंथ। सपोज मैं लेंथ कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने एंटर किया 1.23,
फिर प्रोग्राम मुझे पूछना चाहिए एंटर द ब्रेथ, सपोज मैंने एंटर किया है समथिंग, फाइनली एरिया इज ऐसा प्रिंट होना चाहिए। सबको समझा क्या करना है? Yes, sir. Yes, इसका प्रोग्राम sir. Yes, sir. is convert the temperature from Fahrenheit to Celsius। आपको कन्वर्जन फॉर्मूला गूगल पे मिल जाएगा, आप कन्वर्जन फॉर्मूला गूगल से देख सकते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट ऐसा आएगा, मुझे टेम्परेचर एंटर करना है फ़ारेनहाइट में और आपको उसको कन्वर्ट करके सेल्सियस में प्रिंट करना है, मतलब आउटपुट ऐसा आएगा। प्रोग्राम पूछेगा मुझे एंटर टेम्परेचर इन एफ मतलब फ़ारेनहाइट, सपोज मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे 89 पॉइंट समथिंग। फिर प्रोग्राम मुझे पूछेगा, आंसर देगा कि टेम्परेचर इन सी इज जो भी आता है। कन्वर्जन फॉर्मूला यू कैन गेट फ्रॉम गूगल, कोड मत देखना, लेकिन कन्वर्जन फॉर्मूला देख के कोड में इंप्लीमेंट कर। तीसरा प्रोग्राम ये आपको जो करना है वो ये है कि यू हैव टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ 10। ये प्रोग्राम देखो ऐसा है, मैं रन करने पे प्रोग्राम मुझे पूछना चाहिए, आपको एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको रीड करने, कोई भी 3 सब्जेक्ट। जैसे प्रोग्राम मुझे पूछेगा एंटर मार्क्स इन फिजिक्स, सपोज मैंने डाल दिया 80, ऐसे ही कोई भी 3 सब्जेक्ट के मार्क्स वो पूछेगा। जैसे वो पूछ रहा है एंटर मार्क्स इन केमिस्ट्री, सपोज मैंने एंटर किया 70, पूछेगा एंटर मार्क्स इन सपोज मैथ, उसने डाल दिया सपोज 90, ठीक है। ये 3 मेरे इनपुट रहेंगे प्रोग्राम में, ये 3 मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, कि ऑटोमेटिकली नहीं आ रहे, एंटर कर रहा हूँ। आपका आउटपुट आना चाहिए टोटल मार्क्स उसको कितने मिले हैं आपको ये बताने हैं, और उसको परसेंटेज कितने मिले हैं आपको ये बताने हैं। सबको समझ में आया क्या करना है? Yes, sir. Yes, sir. सो ये 3 आप लोग के टास्क है, और ये जो कोड है जो मैंने अभी बताया और जो रिकॉर्डिंग है मैं आप लोग से शेयर करूंगा।